हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। आज है आपकी यूनिट नंबर 1 की वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम इस यूनिट को खत्म करने वाले हैं। जितना भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें आज कवर हो जाएंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमें देखना है स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी और इससे आगे का कंसेप्ट। इससे पहले का कंसेप्ट दो पार्ट के अंदर कवर किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होता है। द स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर दैट स्टेट डू नॉट सफर रेवेन्यू लॉस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म किस लिए लाया गया था, ताकि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टेट्स हैं जो इंडिया की, उन्हें किसी भी तरीके का रेवेन्यू लॉस ना हो। बिफोर जीएसटी स्टेट अर्न सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस लाइक वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई, बट दीज वर सबसम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या था, जो स्टेट्स थी उनका रेवेन्यू के काफी सारे सोर्सेज हुआ करते थे। वैट हुआ करता था, एंट्री टैक्स हुआ करता था, ऑक्ट्रोई टैक्स हुआ करता था, एक ये सारे पहले सोर्स हुआ करते थे। लेकिन जीएसटी ने आने के बाद इन सबको अपने अंदर सबसम्ड कर लिया। To compensate for the potential revenue shortfall, the GST compensation cess was introduced। तो इस रेवेन्यू जो ये रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा इस रीजन से, इसको कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लेकर आई गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इससे रिलेटेड, तो पहला है द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 279A विच एम्पावर द जीएसटी काउंसिल टू रिकमेंड कंपनसेशन टू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 के अंदर इसे लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 279A के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल को पावर दी गई कि वो कंपनसेशन स्टेट्स के लिए कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 लीगली गारंटी कंपनसेशन टू स्टेट फॉर 5 ईयर। तो इस जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट के अकॉर्डिंग 5 सालों तक कंपनसेशन दिया गया था स्टेट्स को। द कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 14% पर ईयर फ्रॉम 2015-16 एज द बेस ईयर। इस कंपनसेशन के सेस को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता था, तो जो आपका बेस रेवेन्यू हुआ करता था उसमें हर साल 14% की इंक्रीमेंट करके इसे कैलकुलेट करा जाता था। ठीक है, अब जो ये कंपनसेशन सेस होता था ये सारे आइटम्स पर नहीं मिलता था, इसका कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर इसका कलेक्शन किया जाता था। तो आज जीएसटी कंपनसेशन सेस इज लेवे ऑन स्पेसिफिक लग्जरी एंड सिन गुड। कुछ लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर इन्हें लिया जाता था, जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट हो गया, पान मसाला हो गया, एरिएटेड ड्रिंक्स हो गई, कोल हो गए, हाई एंड ऑटोमोबाइल्स हो गए, इन सब के ऊपर इसे कलेक्ट करा जाता है। This cess is collected by central government and deposited into the GST compensation fund। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंदर डिपॉजिट कर देती है। कंपनसेशन सेस की अमाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, तो ईच स्टेट रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 14% पर ईयर। हर साल 15-16 को बेस मानकर हर स्टेट का रेवेन्यू 14% से इंक्रीज करा जाएगा। इफ स्टेट एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू इज लोअर देन प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, द सेंट्रल गवर्नमेंट पेज द शॉर्टफॉल यूजिंग द कंपनसेशन फंड। तो जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू निकल कर आएगा और जो एक्चुअल रेवेन्यू आएगा जीएसटी से, अगर एक्चुअल वाला कम हुआ करेगा और प्रोजेक्टेड वाला ज्यादा हुआ करेगा, तो जितने का डिफरेंस हुआ करेगा उतना कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट कंपनसेशन फंड के अंदर से उस स्टेट को। ये करा गया था उस टाइम पर। ठीक है, इस कंपनसेशन सेस के अंदर। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू स्टेट। तो द कंपनसेशन अमाउंट इज रिलीज्ड एवरी 2 मंथ्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर 2 महीने के बाद इस अमाउंट को दिया जाता था। इट इज इफ द कलेक्टेड सेस इज इनसफिशिएंट द सेंटर कैन बोरो फंड टू कंपनसेट स्टेट। अगर कंपनसेशन फंड की अमाउंट कम पड़ जाती थी कंपनसेट करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मनी बोरो करती थी कंपनसेट करने के लिए स्टेट्स को। ठीक है, चैलेंजेस क्या कहते हैं इस कंपनसेशन मैकेनिज्म में, तो सबसे पहला है इनसफिशिएंट कंपनसेशन फंड। तो द इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड कोविड-19 पैंडेमिक रिड्यूस जीएसटी कलेक्शन लीडिंग टू इनसफिशिएंट सेस फंड फॉर कंपनसेशन।
इकोनॉमिक स्लोडाउन के वजह से और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ था, जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया था, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट फंड रह गया था, क्योंकि अब स्टेट को ज्यादा कंपनसेट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कंपनसेशन फंड खत्म हो गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू बोरो फंड टू मीट द कंपनसेशन शॉर्टफॉल। तो इसको जो ये कमी आ गई थी फंड की, इसको मीट आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी बोरो करनी पड़ी थी। नेक्स्ट चैलेंज था डिले इन कंपनसेशन पेमेंट। तो स्टेट हैव रिपीटेडली कंप्लेन अबाउट डिले कंपनसेशन पेमेंट अफेक्टिंग देयर बजट प्लानिंग एंड फिस्कल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को पेमेंट करने में कई बार डिले कर देती थी, जिस वजह से जो स्टेट्स थे वो कंप्लेन करते थे कि इससे उनकी बजटेड प्लानिंग खराब हो रही है और जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो खराब हो रहा है उनका। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ कंपनसेशन पीरियड जून 2022। द 5-year कंपनसेशन पीरियड एंडेड इन जून 2022, बट सम स्टेट हैव डिमांडेड इन एन एक्सटेंशन ड्यू टू रेवेन्यू कंसर्न। जो ये कंपनसेशन सेस मैकेनिज्म था, ये 5 साल के लिए लाया गया था, जिसकी लास्ट डेट जून 2022 थी, लेकिन कुछ स्टेट ने इसकी और डिमांड करी थी कि इसे और एक्सटेंड करा जाए, क्योंकि रेवेन्यू की कमी पड़ रही थी। The GST Council is considering alternative for supporting state after compensation period। और जब से ये कंपनसेशन सेस वाला मैकेनिज्म खत्म हुआ है, तब से जीएसटी काउंसिल नए नए तरीके लेकर आ रही है स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बिजनेस गेट रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम। अपॉन रजिस्ट्रेशन अ 15-digit GSTIN, जिसे कहा जाता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज असाइंड बाय टू द टैक्स पेयर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये जीएसटी सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम के अंदर एक बिजनेस को रजिस्टर्ड जब करा जाता है तो वो कहलाता है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर बिजनेस को जो रजिस्टर होते हैं, उन्हें एक जीएसटीआईएन इशू करा जाता है। जीएसटीआईएन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे हर एक बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस किस के लिए मैंडेटरी है? तो सबसे पहले टर्नओवर के बेसिस पर है। स्टेट विद थ्रेशोल्ड ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी स्टेट जिनकी थ्रेशोल्ड अगर 10 लाख से ऊपर हो जाती है गुड्स या सर्विसेज की, मतलब गुड्स की सेल कर रहे हो या सर्विसेज की कर रहे हो या दोनों की कर रहे हो, अगर जो उनका सेल्स रेवेन्यू है वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है एक ईयर के अंदर, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी स्टेट है आपकी? 4 स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मतलब इन 4 स्टेट्स के अंदर जो आपकी थ्रेशोल्ड है वो 10 लाख की है। फिर है स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ये 6 स्टेट्स दी हैं, इनके अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपकी 20 लाख की है, कि अगर 20 लाख से ऊपर का रेवेन्यू होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ये कौन सी 6 स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, इन 6 स्टेट को छोड़कर और इन 4 मतलब ये 10 स्टेट को छोड़कर जो भी स्टेट्स बची हैं, तो उनमें थ्रेशोल्ड क्या है? तो स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ सर्विसेज both goods and service, and threshold limit of 40 lakh for exclusively supplier of goods making only intra-state supplies। क्या बोला है? बाकी जितनी भी स्टेट बची उनके अंदर थ्रेशोल्ड है, अगर कोई बिजनेस है वो गुड्स और सर्विस दोनों की सेल कर रहा है, या फिर सिर्फ गुड्स गुड्स की इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में सेल कर रहा है, तो लिमिट 20 लाख की है। अगर कोई बिजनेस है जो सिर्फ गुड्स की सेल कर रहा है और एक ही स्टेट के अंदर कर रहा है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 40 लाख की है। तो ये आपकी इन बाकी बची हुई स्टेट्स के लिए थ्रेशोल्ड है। ठीक है, जब इससे ऊपर आपकी सेल्स क्रॉस करती है तभी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक बिजनेस कैटेगरी। ये तो हो गया टर्नओवर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब कुछ बिजनेस कैटेगरी हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर है, मतलब अगर आप दो स्टेट्स के बीच में गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। फिर है ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अगर आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिजनेस ऑपरेटिंग ओकेजनली।
अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मतलब आप कभी कभी कहीं कहीं पर बिजनेस करते हैं, पूरे टाइम बिजनेस में नहीं रहते, तो फिर आपका जो ये रजिस्ट्रेशन करवाना है वो मैंडेटरी है। फिर है एजेंट ऑफ सप्लायर, अगर आप सप्लायर के एजेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फिर बिजनेस पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर कोई बिजनेस रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना आता है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। अब कुछ तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके टाइप्स बताए हैं। पहला आता है आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन, तो फॉर बिजनेस एक्सीडिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है, जब आपकी टर्नओवर जो ऊपर मैंने लिमिट्स बताई उन्हें क्रॉस कर जाती है, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो कहलाता है आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको मंथली और क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना होता है। सेकंड आता है आपका कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन, तो फॉर स्मॉल बिजनेस विद टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ 7.75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनकी टर्नओवर सिर्फ 1.5 CR तक की है, वो कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर ये लिमिट 75 लाख की है। इसका क्या फायदा होता है, तो पे जीएसटी एट अ फिक्स्ड रेट एंड फाइल क्वार्टरली रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको एक फिक्स रेट दे दिया जाता है, उसी रेट से आपको जीएसटी पे करना होता है, और इसकी जो रिटर्न होती है वो आपकी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होती है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हो। थर्ड टाइप का रजिस्ट्रेशन आता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन, तो फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग टेम्परेली इन डिफरेंट स्टेट, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपका कभी कभी होता है और अलग अलग स्टेट्स में होता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के अंडर, और रिक्वायर एडवांस टैक्स डिपॉजिट, और इसके अंदर आपको जो टैक्स डिपॉजिट करना होता है वो एडवांस में डिपॉजिट करना होता है। नेक्स्ट आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो फॉर फॉरेन बिजनेसेस सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, कोई फॉरेन बिजनेस है और वो इंडिया के अंदर गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, तो उसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। ऑल्सो रिक्वायर एन एडवांस टैक्स डिपॉजिट, और इसके अंदर भी आपको एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। तो ये आपके चार तरीके के मेन रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको जीएसटी पोर्टल पर विजिट करना होता है। जीएसटी पोर्टल है आपका www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, वहां पर अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, ओटीपी के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाता है। फिर आपको अपने बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे अपलोड करने होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया बिजनेस ओनर का, बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, और डिजिटल सिग्नेचर हो गए कंपनी और एलएलपीज के। उसके बाद आपको जीएसटी आईएन रिसीव होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपको 15 डिजिट का यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करके दे देता है। इसको मिलने के बाद आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो उसके लिए पेनल्टी है आपकी, अगर आपने बिना किसी अनइंटेंशनल डिले करी है, मतलब आपको पता नहीं था उस रीजन से कोई डिले हो गई है, तो आपकी जो पेनल्टी है वो है 10% ऑफ टैक्स ड्यू। तो अब तक जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसका 10% आपको क्या करना होता है, पेनल्टी पे करनी होती है, या जो कि कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम पेनल्टी आपकी 10,000 है, उसके अलावा जितना भी आपका टैक्स ड्यू होगा उसका 10% आपको पे करना होता है। अगर आपने इंटेंशनली डिले करा होता है तो आपको 100% टैक्स जो होता है वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी की जीएसटी से किस किस को एग्जेम्पशन है, मतलब किस किस को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। तो अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime certain goods and services are exempt from GST either to promote economic activity or because their supply is considered to have no significant impact on revenue। गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime के अंदर कुछ गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा है, और ऐसा क्यों करा गया है, ताकि उन गुड्स एंड सर्विस की मदद से या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके,
या फिर क्या किया जा सके, रेवेन्यू का उस के ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इस वजह से उन्हें उसमें से एग्जेम्प्ट रखा जाता है। These exemption are outlined by GST Council and are subject to changes over time। ये जो एग्जेम्पशन है ये कौन बताता है, ये जीएसटी काउंसिल बताती है कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, और ये जो चीजें हैं टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। तो पहली आती है इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कोई भी वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, या एग्रीकल्चर का कोई और प्रोडक्ट हो गया, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। गुड्स लाइक अनप्रोसेस्ड फूड, सीरियल्स, ग्रेन्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट, दे आर क्रिटिकल टू लिवलीहुड ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे गुड्स जिन्हें हम प्रोसेस नहीं करते हैं, मतलब बिना किसी प्रोसेस के, जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से हमें मिलते हैं, फूड हो गया, कोई भी, कोई मसाले हो गए, कोई अनाज हो गया, ये सारी चीजें, सीरियल्स, दालें वगैरह हो गई, जो कुछ भी होते हैं जो हमें डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिलते हैं, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, तो जैसे कि मेडिसिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस जो हेल्थ केयर के लिए यूज होते हैं, वो सारे जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं। गुड्स लाइक बुक, न्यूज़पेपर एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी टू प्रमोट लिटरेसी एंड एजुकेशन। ऐसे गुड्स जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, एजुकेशन के मटेरियल हो गए, ये सारे भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, लिटरेसी को प्रमोट करना होता है, एजुकेशन को प्रमोट करना होता है। फिर आता है बेसिक फूड आइटम्स, जैसे कि मिल्क, एग, राइस, मीट प्रोडक्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी टू इंश्योर बेसिक फूड एक्सेसिबिलिटी। उसके अलावा अदर एग्जेम्प्टेड गुड में क्या आ जाता है, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस हो गई, प्रोडक्ट लाइक जैगरी, अनब्रांडेड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं आपकी, ठीक है। ये तो हो गई गुड्स की बात। इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि पहला है एजुकेशन की सर्विस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेज, ये सारी एग्जेम्प्ट होती हैं जीएसटी से। ट्यूशन फीस, बोर्डिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें भी एग्जेम्प्ट होती हैं। फिर ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज जो होती हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं जीएसटी से। सेकंड आता है हेल्थ केयर सर्विसेज, तो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड डॉक्टर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज और ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, तो सर्विस रिलेटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी आर मोस्टली एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट फॉर लग्जरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो इंश्योरेंस और बैंकिंग की सर्विस होती है वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन लग्जरी आइटम्स का अगर कोई इंश्योरेंस है, या लग्जरी इंश्योरेंस ही लग्जरी टाइप का है, काफी महंगा इंश्योरेंस है, तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। फिर आता है रिलीजियस एंड चैरिटेबल सर्विसेज जो होती हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे कि टेम्पल में सर्विस, मॉस्क्यू, चर्च, ये सारी। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सारी भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, एयर एंड सी, ये सारी भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सच एज बसेस, मेट्रो, ये भी जो हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं। फिर आता है स्मॉल बिजनेसेस जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 1.5 सीआर की, ये मैंने आपको बताई दिया। 75 लाख 75 लाख है स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स के लिए ये लिमिट, ठीक है। फिर आता है एग्जेम्पशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें आता है पहले आपका जीरो रेटिंग फॉर एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर जीरो रेटेड अंडर जीएसटी। अगर आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। दिस मीन्स दैट नो जीएसटी इज लेवी ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस। और अगर आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो उसके जीएसटी का आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं और गुड्स हैं जिन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है, तो नॉन टैक्सेबल सेक्टर में आते हैं वो गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल अथॉरिटी एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एग्जेम्प्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस।
जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं या गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, पीएसयूज हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं अगर वो मीट आउट होते हैं तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं। फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करी गई है तो आइटम सच एज सीड्स, लाइव एनिमल, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फिर है एग्जेम्पशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो कस्टम ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स इंपोर्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्जेम्प्ट टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड मार्केट एक्सेस। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, गुड्स को इंपोर्ट करा जाता है, उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटीज को कई जगह पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, उसको बढ़ावा मिले। फिर इंपोर्ट ऑफ चैरिटेबल गुड्स प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स आर जनरली एग्जेम्प्ट। अगर कोई चैरिटेबल गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है तो वो भी फिर जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं आपके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। जितना भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट था, सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।